Good morning, students. Myself, Dr. Suresh Singh, from Government Senior Secondary School, NIT 3, Faridabad. The topic for today is the RMS values of alternating voltage and current. Dear students, जो टॉपिक कराया था पिछले लेक्चर में, हम उसे थोड़ा रिवाइज करना चाहते हैं। तो उसको उस कंसर्न में या उस सिचुएशन में हमारे जो कल के टॉपिक थे उनमें सबसे पहले हमने आपको अल्टरनेटिंग वोल्टेज और अल्टरनेटिंग करंट में जो स्टैंडर्ड जनरल इक्वेशंस यूज की जाती हैं E = E0 sin omega t and I = I0 sin omega t. These were the two standard general equation for alternating voltage and alternating current. तो इसमें उस समय मैंने आपको ये भी बताया था कि क्योंकि अल्टरनेटिंग वोल्टेज और अल्टरनेटिंग करंट टाइम के साथ साथ चेंज होता रहता है, इसलिए हमें इस करंट को यूज करने के लिए कुछ इम्पोर्टेंट टर्म्स कैलकुलेट करनी पड़ती हैं, जिनमें सबसे पहले हमने आपको पीक वैल्यूज़ और मैक्सिमम वैल्यूज ऑफ अल्टरनेटिंग वोल्टेज और अल्टरनेटिंग करंट सॉल्व करके दिखाई दी। सेकेंडली, हमने अल्टरनेटिंग वोल्टेज और अल्टरनेटिंग करंट के लिए मीन वैल्यू कैलकुलेट की थी। मीन या एवरेज वैल्यूज़ हम दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, एक हाफ साइकिल के लिए और एक कंप्लीट साइकिल के लिए। फॉर हाफ साइकिल द वैल्यू फॉर करंट, एवरेज वैल्यू फॉर करंट वाज कमिंग 2I0/π, आपको याद होगा। तथा उसी तरीके से अगर हम वोल्टेज के अल्टरनेटिंग वोल्टेज के लिए मीन वैल्यू निकालें हाफ साइकिल के लिए, इट वाज कमिंग 2E0/π। सिमिलरली अगर हम फुल साइकिल के लिए अल्टरनेटिंग करंट की फुल साइकिल के लिए मीन वैल्यू और एवरेज वैल्यू सॉल्व करते हैं तो ये 0 आती हैं। इसका रीज़न मैंने कल भी आपको बताया था। 0 क्यों आती हैं? क्योंकि हमारी जो AC है ये हाफ साइकिल पॉजिटिव हाफ और नेगेटिव हाफ में ट्रेवल करती है। तो पॉजिटिव हाफ के लिए हम फर्स्ट पॉजिटिव हाफ के लिए +2E0/π हमने सॉल्व करके दिखाया था, और नेगेटिव हाफ के लिए -2E0/π हमने सॉल्व करके दिखाया था। तो इन दिस वे द वैल्यूज़ वर कमिंग 0 फॉर वन कंप्लीट साइकिल। तथा इससे रिलेटेड हमने कुछ प्रॉब्लम्स भी आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस भी सॉल्व करके दिखाए थे। आशा है आप लोगों को समझ में आ गए होंगे, और आगे भी आप ये जो क्वेश्चंस हमने 4-5 या क्वेश्चन हम देते हैं, दीज आर द मॉडल क्वेश्चंस ओनली। आप टेक्स्ट बुक में या अपने जो NCERT की बुक्स हैं उसकी हेल्प से दूसरे क्वेश्चन भी सॉल्व कर सकते हैं। नाउ फॉर टुडेज़, आज के लिए जो हमारा टॉपिक है, मैंने अभी आपको बताया था, अब हम एक नई तरीके की टर्म जो AC में यूज होती है उन्हें हम बोलते हैं RMS वैल्यूज़ या इफ़ेक्टिव वैल्यूज़ और वर्चुअल वैल्यूज़। तो इसी वैल्यू के 3 नाम हमने यहाँ लिखे हुए हैं। तो उसका कारण ये है कि हम इनके सिनोनियम्स हैं। तो RMS, वर्चुअल और इफ़ेक्टिव तीनों का एक ही मतलब है कि हम करंट की या अल्टरनेटिंग वोल्टेज की ऐसी वैल्यू कैलकुलेट करना चाहते हैं जो कंपेरेबल हो DC के। जैसे स्टूडेंट्स, हमने पहले बताया कि DC में डायरेक्ट करंट में हमें करंट स्टडी मिलती है, तो स्टडी होने की वजह से करंट ऑल द टाइम इट इज़ कांस्टेंट। बट इन द केस ऑफ ए अल्टरनेटिंग करंट, बिकॉज करंट इज चेंजिंग विद द टाइम, सो वी आर इन नीड ऑफ ए टर्म और ए टाइप ऑफ क्वांटिटी जो इफ़ेक्टिव हो या उसके इक्विवेलेंट हो। तो उसी के लिए हम, जैसे RMS से हमारा मतलब है R फॉर रूट, M फॉर मीन, S फॉर स्क्वायर। तो इससे मिलके जो हमें शॉर्ट फॉर्म बनी RMS, रूट मीन स्क्वायर वैल्यूज ऑफ अल्टरनेटिंग करंट और अल्टरनेटिंग वोल्टेज। दिस वोल्टेज हम ये RMS वैल्यू है हम कंप्लीट साइकिल के लिए निकालते हैं नॉर्मली। जैसे कि मीन वैल्यू में हमने हाफ साइकिल के लिए निकाला था, लेकिन जो RMS और इफेक्टिव वैल्यूज हैं दीज आर सॉल्व फॉर द कंप्लीट साइकिल, कंप्लीट AC साइकिल। तो लेट अस टेक वन बाय वन द इफेक्टिव और RMS वैल्यू। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल we want to know what RMS values are. So the concept of RMS values in alternating current or alternating voltage, as we can define like as in DC we have steady current. DC में जो हमारी करंट होती है वो स्टडी होती है, बट इन AC करंट वेरीज ऑल द टाइम साइनोसाइडली with the as per the sine curve or cosine curve. So
it was required to have equivalent value of current in AC. This is a basic concept, this is a need, और you can say इस यही वजह है कि हम AC में EMF RMS वैल्यू सॉल्व करना चाहते हैं. तो these values are known as virtual values also, because these are not the real values we are getting directly. ये हम सॉल्व करके, रूट करके, मीन करके और स्क्वायर करके निकालते हैं. It is also called effective values of alternating voltage. For the notation point of view, these values are represented by either EV or E effective or E RMS. Similarly, for the current, we can show IV, I effective and I RMS. Now, RMS values, as far as the definition of RMS values are concerned, हम इन्हें इसको इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि जो अल्टरनेटिंग वोल्टेज या अल्टरनेटिंग करंट है, इसमें 3 टर्म यूज हुई हैं, आर एम एस. तो एस, आर फॉर रूट, एम फॉर मीन, एस फॉर स्क्वायर. नाउ व्हाइल कैलकुलेटिंग दिस वैल्यू, फर्स्ट वी डू स्क्वायर ऑफ द करंट और वोल्टेज, देन वी टेक मीन, एंड एट द लास्ट वी यूज टू हैव अंडर रूट ऑफ दैट वैल्यू. बट the physical concept of these terms is the effective value of an alternating current is defined as that steady current which will produce the same amount of heat in the same time in the same resistance as is done by alternating current. I mean to say is, मेरा इससे मतलब है कि अगर हम 2 तरीके के करंट रखते हैं एक साथ, एक हमारे पास स्टेडी करंट है या अल्टरनेटिंग करंट है, तो ये दोनों करंट से अगर हम हीट प्रोड्यूस कराएं, सपोज एक से Q1 हीट प्रोड्यूस होती है, दूसरे से Q2 हीट प्रोड्यूस होती है, तो ये दोनों हीट इक्वल होनी चाहिए. तो इस तरीके से उस स्टेडी करंट के इक्विवेलेंट हमारी वर्चुअल करंट मिल जाएगी या इफेक्टिव करंट मिल जाएगी, या उसे हम RMS वैल्यू ऑफ करंट कहेंगे. तो सो इट इज़ रिटन हियर लाइक दिस, इट इज़ दैट स्टेडी करंट विच विल प्रोड्यूस द सेम अमाउंट ऑफ हीट in the same time in the same resistance as is done by the alternating current. Then now how to solve this RMS value of current? Let us go step by step. माना हमने कि जो हमारी करंट है वर्चुअल करंट है, स्टडी करंट हमने IV मान ली फॉर द इंस्टेंट, एंड द हीट प्रोड्यूस्ड बाय इट इन द रेजिस्टेंस R इन टाइम t इज गिवन बाय Q1 सपोज. माना हमने स्टडी करंट से Q1 हीट प्रोड्यूस होती है थ्रू ए रेजिस्टेंस R. द इक्वेशन फॉर दिस कमिंग आउट टू बी इज Q1 इक्वल टू IV स्क्वायर RT. So look student, here IV is a virtual current we are using. So this is equation number suppose 1. The small heat developed in a resistance R in a short time dt when alternating current is I, which is assumed to be constant for a small time. The small amount of heat now developed is dq, which is equal to I square R into dt. This is shown in equation number 2. Now as we know, the general equation for current is I equal to I0 sin omega t. Now to get total amount of heat, now let us solve the total energy, heat energy कितनी डेवलप होती है. इक्वेशन 2 को अगर हम इंटीग्रेट करें फॉर अ कंप्लीट साइकिल, फुल साइकिल के लिए या फुल टाइम पीरियड के लिए जो 0 to t तक इंटीग्रेट करना है, तो Q2 इस तरीके से जो हमें Q2 अमाउंट ऑफ हीट मिलेगा, that will be equal to integration 0 to t I square R dt. Now this is suppose equation number 3. Since this heat Q2 as I have said in my definition, क्योंकि ये हीट जो Q2 है जो अल्टरनेटिंग करंट से डेवलप हो रही है या जनरेट हो रही है, वो बराबर होगी द हीट जनरेटेड बाय द स्टेडी करंट. तो दिस इज इक्वल टू द नाउ दीज टू हीट्स Q1 एंड Q2 सपोज we say these are equal, तो then Q1 is equal to Q2. तो dear students, हम अगर दोनों वैल्यू पुट करें Q1 और Q2 में, तो IV स्क्वायर RT इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to t I square R dt, where t is a time period of AC cycle. Now as we are seeing here, the R is in both sides, it may be cancelled out, so we are getting IV square into t, which is equal to integration 0 to t I square dt. This comes out to be IV square equal to 1 upon t integration 0 to capital T I square dt. Here
दिस टी, जो लेफ्ट हैंड साइड में जो टी था इससे पहली इक्वेशन में, वो टी हम राइट हैंड साइड में ले गए, तो इट विल बिकम 1/t 0 to t I square dt. Now as we know the standard equation of alternating current is I equal to I0 sin omega t, where omega is the angular frequency, and we are placing this value in above equation. In this way we get IV square is equal to 1/t integration 0 to capital T, by putting the value of I is I0 sin omega t whole square dt. The next step is coming, IV square is equal to 1/t integration 0 to t I0 square sin square omega t dt, where dt is a small time interval. Now by solving this, to solve this equation we should have I0 square हम बाहर ले जाएं, क्योंकि I0 square एक constant term है, तो this will be equal to IV square which is equal to I0 square upon t integration 0 to capital T sin square omega t into dt. Now to solve this sin square omega t function, let us take the help of some relation in trigonometry. As we know cos 2a की वैल्यू 1 minus 2 sin square a होती है, तो अब हम a की जगह सिंपली क्या 2 ओमेगा t प्लेस कर दें, तो अगर हम ओमेगा t फंक्शन को a मान लें तो क्या cos 2 ओमेगा t will be equal to 1 minus 2 sin square omega t. Now by calculating the value of sin square omega t, we will get 1 minus cos 2 omega t divided by 2. This is equation number 6. So from this equation 6, let us put the value of sin square omega t in the previous equation. So in previous equation we were getting IV square is equal to I0 square by t integration 0 to capital T sin square omega t dt. By putting the value of sin square omega t from equation 6, we get I0 square by t which equal to 0 to integration t 1 minus cos 2 omega t divided by t 2 dt. Now let us solve this integration step by step. IV square is equal to now I0 square upon 2t capital bracket integration 0 to t dt 0 to t dt minus 0 to t cos 2 omega t dt. Now let us solve. As we know, dear student, the integration of t is simply can be calculated as equal to capital T, which is a time period of the AC cycle. Now I0 square upon 2t, let us take 2, जो 2 हमारा ऊपर आ रहा था इससे पहले इक्वेशन में, उसे हम बाहर ले आते हैं, तो I0 स्क्वायर अपॉन 2t इन ए ब्रैकेट कैपिटल T माइनस साइन 2 ओमेगा t अपॉन 2 ओमेगा. Then the limits are from 0 to t. After putting the value of omega, IV square is equal to I0 square upon 2t in capital bracket t minus and t upon 4 pi. Now the value is sin 4 pi by t into small t. Now limits are 0 to capital T. If we solve this equation, IV square equal to I0 square upon 2t in a bracket t minus t upon 4 pi sin 4 pi by t into t. यहाँ हमने स्मॉल t की जगह कैपिटल T पुट किया है एंड माइनस साइन 4 पाई बाई टी इंटू स्मॉल t की जगह 0 पुट किया है. तो अगर हम ये वैल्यू सॉल्व करते हैं तो वी गेट साइन 4 पाई एंड माइनस साइन 0 इन ए ब्रैकेट. तो स्टूडेंट्स, एज वी नो द वैल्यू ऑफ साइन 4 पाई एंड साइन 0, द वैल्यू ऑफ साइन 4 पाई इज 0 एंड साइन 0 इज ऑल्सो 0. तो इन दिस वे द वैल्यू ऑफ आई वी स्क्वायर बराबर I0 स्क्वायर अपॉन 2t, तो हमें t माइनस 0 मिलता है ब्रैकेट में. तो इन दिस वे आई वी स्क्वायर वी आर गेटिंग इज इक्वल टू I0 स्क्वायर अपॉन 2t एंड t. तो कैपिटल T से और जो डिनोमिनेटर में t है ये कैंसिल हो जाएगा. तो वी आर गेटिंग आई वी स्क्वायर इक्वल टू I0 स्क्वायर बाई 2. नाउ लेट अस टेक द अंडर रूट इन बोथ साइड. तो अगर हम इन दोनों साइड का अंडर रूट लेते हैं तो वी आर गेटिंग आई वी. तो I0 अपॉन अंडर रूट 2. अगर हम 1 अपॉन अंडर रूट 2 की वैल्यू सॉल्व करके देखें तो ये 0.707 आता है. देयरफॉर द वर्चुअल वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट फॉर कंप्लीट साइकिल हियर वी हैव कैलकुलेटेड इज इक्वल टू
I0 upon under root 2 or equal to 0.707 times of I0. तो look students, here I0 is a peak value, जो हमने कल आपको बताया था कि ये peak value या maximum value of AC cycle है या current की वैल्यू है. Now जैसे हमने करंट के लिए या अल्टरनेटिंग करंट के लिए इफेक्टिव वैल्यू और वर्चुअल वैल्यू सॉल्व की है जो I0 अपॉन अंडर रूट 2 आता है या 0.707 टाइम्स ऑफ I0 आता है, ठीक इसी तरीके से हम अल्टरनेटिंग वोल्टेज के लिए भी सॉल्व कर सकते हैं. और ये सॉल्व करने के बाद हमें रिजल्ट मिलेगा ERMS विच इज इक्वल टू, या इसे हम E इफेक्टिव भी कह सकते हैं या इसे हम EV भी कह सकते हैं. तो दिस इज कमिंग आउट टू बी E0 अपॉन अंडर रूट 2. अगेन अगर हम 1 अपॉन अंडर रूट 2 की वैल्यू सॉल्व करें तो 0.707 टाइम्स ऑफ E0. नाउ अगेन आई वांट टू समराइज द थिंग्स वी हैव टॉट इन दिस टर्म. द अल्टरनेटिंग करंट के लिए हमने अभी तक आपको 3 इंपॉर्टेंट टर्म्स समझाई हैं, जिसमें सबसे पहली पीक वैल्यू थी, जो पीक वैल्यू अल्टरनेटिंग वोल्टेज और अल्टरनेटिंग करंट के लिए सॉल्व करनी है. दूसरा हमने मीन और एवरेज वैल्यू आपको बताई फॉर अल्टरनेटिंग वोल्टेज एंड अल्टरनेटिंग करंट, बट माइंड इट दीज वर कैलकुलेटेड फॉर द हाफ साइकिल, बिकॉज फॉर द कंप्लीट साइकिल, फॉर वन कंप्लीट साइकिल ऑफ AC दीज वैल्यूज वर कमिंग 0. सो नॉर्मली हम हाफ साइकिल के लिए अल्टरनेटिंग वोल्टेज और अल्टरनेटिंग करंट को सॉल्व करते हैं. देन आज हमने अपने टॉपिक में आपको समझाया कि हम किस तरीके से RMS या वर्चुअल वैल्यू और इफेक्टिव वैल्यू AC में कैलकुलेट करते हैं. जो E0 अपॉन ERMS वाज E0 अपॉन अंडर रूट 2 और IRMS वाज इक्वल टू I0 अपॉन अंडर रूट 2. यही वो वैल्यूज हैं जो हम इक्वलेंट DC करंट के इक्वलेंट इनको यूज करते हैं while doing the calculation in alternating currents. Now I have taken a particular problem here or a example here. The question is, I want to discuss this question with you. The question is, I am reading the question. A sinusoidal voltage is given as E equal to 200 sin 314 t is applied to a resistor of 10 ohm. Then calculate. Number 1, peak value of alternating voltage. Number 2, peak value of alternating current, mean value of alternating voltage. Third, fourth is mean value of alternating current. Fifth, RMS value of alternating voltage. And sixth is RMS value of alternating current. तो आई एम रिपीटिंग अगेन दिस क्वेश्चन. स्टूडेंट्स, मैंने यहाँ एक क्वेश्चन जो लिया है, इसमें EMF जो अल्टरनेटिंग EMF है, ये जो वोल्टेज है वो स्टैंडर्ड उसकी जो इक्वेशन है वो E इक्वल टू 200 साइन 314 t है, वेयर t इज अ टाइम या एनी टाइम जिसमें हम कोई भी EMF कैलकुलेट कर सकते हैं. एंड दिस EMF इज अप्लाइड टू एनी सर्किट कंटेनिंग ए रेजिस्टेंस ऑफ 10 ओम. ऐसे सर्किट में अप्लाई किया जाता है जिसका रेजिस्टेंस 10 ओम है. देन हमें 6 टर्म या 6 चीज़ें कैलकुलेट करनी है. नंबर 1, पीक वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग वोल्टेज. नंबर 2 इज पीक से मतलब मैक्सिमम वैल्यू कितनी है अल्टरनेटिंग वोल्टेज की. देन मैक्सिमम वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट. देन मीन वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग वोल्टेज एंड मीन वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट. फिफ्थ इज द RMS वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग वोल्टेज एंड RMS वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट. Now to go through this question, as we know the standard or general equation for instantaneous voltage is E equal to E0 sin omega t. This is a general equation we use in alternating current or alternating voltage. Then if we compare this equation, this standard equation with the given equation E equal to 200 sin 314 t, then by comparing this equation with the standard equation, we get E0 is equal to 200 and omega is coming out to be equal to 314. तो जो हमने ओमेगा है वो 314 और E0 हमारा 200 आता है. तो अगर हम इस इक्वेशन को रख के, तो जैसे हमारा पहला क्वेश्चन है, तो पहला क्वेश्चन था हमारा टू कैलकुलेट द पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज. तो हियर डायरेक्टली वी आर गेटिंग the peak value of voltage is 200 volt. In the same way, now in second question we want to solve the peak value of alternating current. So for this
वी कैन यूज अ रिलेशन एज वी नो वोल्टेज बराबर होता है करंट इनटू रेजिस्टेंस। तो या वी कैन से E इक्वल टू आई आर से। तो अगर हम यहाँ पर पीक वैल्यू यूज करें दोनों की, E की जगह E0 यूज करें तो I हमें पीक वैल्यू ही मिलेगा। तो हम पीक वैल्यू ऑफ करंट निकालने के लिए I0 विल बी इक्वल टू E0 अपॉन R। तो अगर हम E0 और R की वैल्यू पुट करें तो हमने अभी अभी सॉल्व करके दिखाया है E0 इज़ 200 एंड R इज़ 10 ओम। तो बाई पुटिंग दिस वैल्यू तो वी आर गेटिंग I0 as equal to 20 ampere. So the peak value of current in this equation coming out to be is 20 ampere. Now let us come to the third question, the mean value of alternating voltage for half cycle of AC. तो dear student, हमने आप मीन वैल्यू कल आपको सॉल्व करके दिखाई थी कि ये E0 अपॉन 2E0 अपॉन पाई होता है। द मीन वैल्यू फॉर हाफ साइकिल ऑफ अल्टरनेटिंग वोल्टेज इज 2E0 अपॉन पाई। Now as we are given the value of E0 which is equal to 200, तो let us solve this equation। तो 2E0 अगर हम इसको 2 अपॉन पाई को अलग से सॉल्व करके देखें, पाई की वैल्यू 22 अपॉन 7 या 3.14 पुट करें तो हमें 0.636 टाइम्स ऑफ E0 मिलता है। तो let us put the value of E0 which is 200। तो by solving this we are getting 127.2 volts। So in this way the mean or average value of alternating voltage for half cycle is 127.2 volts. Now fourth question was and the average value of alternating current. So same way we can apply the same formula but for the alternating current for half cycle. So it was I average was equal to 2I0 upon pi. Again the same procedure, 2 अपॉन पाई को सॉल्व करके हमें 0.636 टाइम्स ऑफ I0 मिलता है। तो वी हैव ऑलरेडी कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ I0 हियर। तो I0 वाज इक्वल टू 20 एम्पियर। तो लेट अस पुट द वैल्यू ऑफ I0। नाउ इट विल गिव यू 0.636 इंटू 20। द आंसर इज 12.72 एम्पियर। तो द वैल्यू ऑफ एवरेज करेंट फॉर हाफ साइकिल कमिंग इज 12.72 एम्पियर। Last, the next question, the RMS or effective value of alternating voltage. तो now we want to solve the effective or RMS value। हमने अभी अभी अपने टॉपिक में, अपने चैप्टर में, अपने लेसन में पढ़ाया है कि RMS वैल्यू वोल्टेज के लिए फार्मूला होता है E0 अपॉन √2 वेयर E0 इज अ मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करेंट ड्यूरिंग अल्टरनेटिंग साइकिल और अल्टरनेटिंग करेंट और अल्टरनेटिंग। तो देन ERMS इज इक्वल टू E0 अपॉन √2। तो बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ E0 जो हमें पहले इक्वेशन से, स्टैंडर्ड इक्वेशन से हमने सॉल्व किया है, तो मैक्सिमम वैल्यू वाज 200। तो बाय पुटिंग दिस वैल्यू 200 अपॉन √2, तो बाय सॉल्विंग दिस वी आर गेटिंग 141.4 वोल्ट्स। तो इन दिस वे द RMS और इफेक्टिव वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग वोल्टेज इज, या इसकी कैलकुलेशन से हमें 141.4 वोल्ट्स मिलता है। देन द RMS और इफेक्टिव वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। तो फर्दर वी विल अप्लाई द फॉर्मूला फॉर IRMS। तो IRMS वाज इक्वल टू I0 अपॉन √2 वेयर I0 इज अ मैक्सिमम और पीक वैल्यू ऑफ करंट ड्यूरिंग द AC साइकिल। तो हमने इस थर्ड ऑप्शन में हमने सॉल्व किया था I0 वाज 20 एम्पियर। तो लेट अस पुट द वैल्यू ऑफ I0 विच इज़ 20 एम्पियर। तो 20 को अगर हम √2 से डिवाइड करें तो फिर से हमें, देन वी आर गेटिंग 14.14 एम्पियर। नाउ डियर स्टूडेंट्स, आई वांट टू डिस्कस सम क्वेश्चंस रिगार्डिंग दिस इफेक्टिव और वर्चुअल वैल्यूज ऑफ करंट इन अल्टरनेटिंग करंट और अल्टरनेटिंग वोल्टेज। नाउ तो फॉर द मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, so I have given some questions based on this topic. The question number 1 here is the maximum value of alternating current in a circuit is 707 volt. Its virtual value is, I am repeating the question, अगर किसी alternating current circuit में the maximum value of voltage is 707, किसी गिवन सर्किट में अगर मैक्सिमम वैल्यू कितनी है 707 वोल्ट है तो हमें उसकी वर्चुअल वैल्यू निकालनी है। तो लुक स्टूडेंट,
वर्चुअल का मैंने, वर्चुअल से मेरा मतलब है, फिर से आपको 3 टर्म मैंने बताई थी, वर्चुअल या इफेक्टिव भी कह सकते हो या इसे RMS भी कह सकते हो। तो इन दिस वे, इन दिस क्वेश्चन यू आर गिवन E0, पीक वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग वोल्टेज यू आर गिवन। तो बाय अप्लाइंग द रिलेशन ERMS equal to E0 upon under root 2, we can solve our problem. Now here options are A 70.7 volt, B 100 volt, C 500 volt and D is 707 volt. Now naturally by calculation E0 upon under root 2, if we solve 1 upon under root 2, we are getting 0.707. When multiply by 707, so we will get 500 volt. So option C is correct. Now let us see question number 2. The AC is converted into DC by, ये एक जनरल टाइप का क्वेश्चन है, बेसिक कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है ये क्वेश्चन, कि हम ये जानना चाहते हैं या हम ये बताना चाहते हैं कि AC को DC में कन्वर्ट अगर हम करना चाहें तो उसके लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट या कौन सा मशीन वर्क करती है। तो द ऑप्शंस आर A डायनेमो, B मोटर, C ट्रांसफॉर्मर एंड D इज अ रेक्टिफायर। तो जैसा चारों नाम से हमें क्लियर है, डायनेमो हमने अपने शुरुआत के लेक्चर में आपको बताया था कि डायनेमो इज अ एजेंसी और अ मशीन जो अल्टरनेटिंग करंट प्रोड्यूस करती है बाय द रोटेशन ऑफ कॉइल। एंड मोटर इज अ मैकेनिकल मशीन, दे नो क्वेश्चन ऑफ कन्वर्टिंग ऑफ AC इंटू DC। देन ट्रांसफार्मर AC को AC में ही या तो स्टेप अप करता है या स्टेप डाउन करता है। एंड लास्ट वन इज अ रेक्टिफायर। सो रेक्टिफायर हियर इज अ करेक्ट आंसर। Rectifier is such a machine which converts AC into DC. So D is the correct answer. So this was all about my topic today. Thank you.